बिल्कुल भैया जी बन के आए हैं आज जी जी, पूरा गमछा उमछा और पूरा भैया जी की तरह से आया हूँ मैं आपके दरवाजे पे। इसमें आपकी रॉबिन हुड इमेज है? रॉबिन हुड नहीं है, उसका बाप है वो। आप कॉफी वाले एक्टर हैं या चाय वाले एक्टर? देखिए, मैं लंच तक चाय वाला हूँ। आपके बाबूजी ने आपका नाम मनोज कुमार एक्टर के नाम पे रखा क्योंकि वो उसके फैन थे? मनोज जी के नाम पे रखा था। तब शायद मैं अकेला ही मनोज था बिहार में, लेकिन उसके बाद इतने मनोज हुए कि आज मनोज पंचर वाला, मनोज चंपारण मीट वाला, मनोज लिट्टी वाला। क्योंकि मनोज वाजपेयी तो एक ही है। वो तो ठीक है। जुनून में जिद जरूरी है या पागलपन जरूरी है? मैं तो माँ से इतनी मार खाई है सिर्फ जिद पने के कारण। जी मेरी माँ मारती रहती थी, मैं हटता नहीं था। आप सोचिए, मेरे निशान पड़ जाते थे। राम गोपाल वर्मा या अनुराग कश्यप, कोंकणा सेन शर्मा या तब्बू? मैं नेताओं का किसी का नाम नहीं लूंगा। नहीं, चुनाव का माहौल है, देखो आचार संहिता लगी हुई है। बिल्कुल, मैं तो नेता का नाम ही नहीं लूंगा, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। अभी राजनीति वाली बात हमेश करेंगे और मैं इस अंधेरे में गायब हो जाऊंगा। आज मेरे साथ इस एडिशन में एक ऐसी शख्सियत है जिनको मुझे लगता है कि कोई परिचय की तो जरूरत नहीं है, लेकिन उनके बारे में हर कोई जानना सुनना बहुत पसंद करता है। बड़े डाउन टू अर्थ हैं और जिस तरह की उन्होंने काम किया है या फिर कहें तो जिस तरह की फिल्में करी हैं, वो अपने आप में उन्होंने अपना बॉलीवुड में एक अपना नाम और मुकाम बनाया है। मेरे साथ मौजूद हैं, मैं कहूँगा कि हर दिल अजीज मनोज वाजपेयी साहब। मनोज भाई, आपका अभिनंदन है। धन्यवाद। देखिए, मैं बड़े सारी पॉलिटिकल इंटरव्यूज करता हूँ। अभी पीछे प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करके आया था। और लेकिन आपका इंटरव्यू करने को मैं अपने लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस मानूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जमीन से उठ के आए और आपने अपना एक मुकाम बनाया। इसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप जहां से आए और जहां पहुंचे, बहुत विरले लोग होते हैं जो मेहनत मशक्कत करके, देखिए मेहनत बहुत लोग करते हैं लेकिन ईश्वर की कृपा जो है वो कम लोगों पे हो पाती है, और आप पर वो हुई। 1993 में आपने अपना फिल्मी करियर शुरू किया और आज यहां तक आप पहुंचे। कभी जीवन में सोचा था, ट्रेन में बैठते हुए, बस में आते हुए, कि मनोज वाजपेयी आज इस मुकाम तक पहुंचेगा कि लोग भी बोलेंगे कि भाई कमाल हो गया? नहीं यार, मैं बिल्कुल नहीं सोचा था ये। हम तो थिएटर कर रहे थे दिल्ली में और शेखर कपूर जी के कहने पे हम लोग मुंबई आए और बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम 10 फिल्म भी कर पाएंगे। और आज अचानक से मुझे पता चलता है कि मैंने 100 प्रोजेक्ट का मैं हिस्सा हो चुका। तो एक चमत्कार है मेरे जीवन में। बिल्कुल सही कहा आपने, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चमत्कार हुआ। मेरे साथ के 30 साल गुजर चुके और 100 प्रोजेक्ट हो गए और लोगों से प्यार लगातार मिलता रहा है। चाहे भले ही कितनी भी कठिनाई आई, लेकिन ऊपर वाले ने जो है हमेशा जो है वो वापस से उठ करके दौड़ने की ऊर्जा दी, शक्ति दी, और तभी यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। इसको जो भी अचीवमेंट किसी का भी हो, चाहे मनोज वाजपेयी का हो, उसमें भाग्य एक बहुत बड़ा बिल्कुल रोल प्ले करता है। आप मानते हैं भाग्य को? बहुत ज़्यादा। और मेरा अपना मानना है कि अगर आपको दम है कि आपके करने से हो रहा है, तो कभी सोच के देखिएगा कि आपके करने से पहले कुछ नहीं हो रहा था और अचानक से चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो जवाब उसी में छुपा है, आपके जीवन में ही छुपा है। लेकिन इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जब वो अच्छा करने लगता है तो उसको लगता है उसके ही करने से सब कुछ हो रहा है, और जब बुरा समय आता है तो उज्जैन के महाकाल के दरवाजे पे पाया जाता है। सही बात है। तो अगर वो दरवाजे पे लगातार खड़े होता रहे हर परिस्थिति में, तो शायद चीज़ें और आसान हो जाए। तो आप भाग्य को भी मानते हो, विधाता को भी मानते हो? कर्म, हाँ, विधाता को मानता हूँ, कर्मफल भी मानता हूँ, और कर्म में भी विश्वास रखता हूँ। ये देखिए, जो लिखा है वो तो होगा। मैं बड़ा पॉपुलर सा श्लोक है जो गीता से हर कोई वाच देता है, सुना देता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आपके हाथ में तो सिवाय कर्म के कुछ है नहीं, प्रभु ने दिया ही नहीं है। और ऊपर वाला कहता भी है, और ज्योतिष में भी कहते हैं कि 20% आपको दिया गया है, जो आप काम से और अपनी आदत से चीज़ों को बदल सकते हैं। 20%।
तो 20% जो हाथ में है उसको तो हम कम से कम इस्तेमाल कर लें कि हम कुछ बदल पाएँ। तो उसी कड़ी में भगवान ने एक और चीज़ दी मेरे साथ में कि मेहनत करने की अथाह ऊर्जा, कभी ना टूटने की शक्ति, जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया। मेहनत तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक बात बताइए, ये 100वीं फिल्म ही आपको अपनी वाइफ की फिल्म करनी थी? ये क्या आपने मन में सोच रखा था या फिर ये विधि का विधान था? ये आपकी धर्मपत्नी ने बोला था कि 100वीं फिल्म तो मैं बनाऊंगी, प्रोड्यूस करूंगी तुम्हारी? नहीं, देखिए क्या है, उसमें सब कुछ जो है सब सारी चीज़ें बनती चली गई। और पूर्व सिंह कार्की हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरी कहानी पे अपना मेरी कहानी पे दिल दे बैठे। उन्होंने मेरी कहानी ले ली। बिल्कुल भैया जी बन के आए हैं आज। जी, पूरा गमछा उमछा और पूरा भैया जी की तरह से आया हूँ मैं आपके दरवाजे पे। लेकिन सारा सेटअप हम कर रहे थे, फिर ओसवाल ग्रुप के लोग वो प्रोडक्शन में आ रहे थे, तो शैल और समीक्षा ने कहा कि हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं आपके साथ। तो उनके साथ पुराना संबंध उनके पिताजी के साथ, तो मैंने कहा ठीक है आप लोग कीजिए। फिर विनोद भानुशाली जी आ गए, जो उन्होंने बंदा की थी प्रोड्यूस, कि भाई मैं भी रहूँगा। मैंने कहा आप भी आ जाइए। डायरेक्टर, राइटर, एडिटर, ये साउंड, सारी टीम मैंने एक बंदा काफी आपकी बड़ी शानदार फिल्म थी। बहुत मतलब आपने ऐसी पहली फिल्म थी जो OTT पे आई और उसको थिएटर पे रिलीज करना पड़ा। शानदार फिल्म थी वो। जी। और देखिए हम जो पत्रकार होते हैं ना, ये बड़े कंजूस होते हैं, तारीफ नहीं करते। और मैं ये बात मानता हूँ, और इतनी कंजूसी करते हैं ना, हम किसी नेता की तारीफ नहीं करते, हमको क्रिटिसाइज करना है, हमें एक्टर को भी क्रिटिसाइज करना है। हम क्रिटिसाइज करने को अपना राइट मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज के युग के अंदर यू शुड, देखो नेगेटिविटी हर जगह है, आपको पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अच्छा काम किया और वो काम आपको बोलना चाहिए। मेरे एक बॉस होते थे, कहानी बताना चाहता हूँ, 2 सेकंड सुनाइए। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई पत्रकारिता में आया हूँ तो सबसे बड़ा रूल क्या है पत्रकारिता का? तो उन्होंने बोला कि अमीश देवगन, जिसकी फ्रंट पेज पे स्टोरी है वही उस दिन का बॉस है। तो बोला इसमें कोई गोले मत लगना कि आज तुम जो हेडलाइन, जो पत्रकार हेडलाइन लेके आया है वो उस दिन का बॉस है। जी। उस बात को रियलाइज करना, जब भी मन में कभी धारणा है तो इस बात को छोड़ देना। और मैंने उस बात को गांठ बांधा। चाहे आज मुझे 23 साल हो गए हैं और मुझे लगता है कि मैं उसको बहुत ही निष्पक्षता के साथ फॉलो करता हूँ। लेकिन आप अपनी बात कर रहे थे, और क्या आपको लगता है कि आप, एक सवाल बड़ा लाइट ही सवाल है, कि आप कॉफी वाले एक्टर हैं या चाय वाले एक्टर हैं? देखिए मैं लंच तक चाय वाला हूँ। लंच के बाद मेरी फास्टिंग शुरू होती है। अच्छा। तो फास्टिंग जब शुरू हो जाती है तो ब्लैक कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी। अच्छा। ये 2 चीज़ें हैं जो मेरे फास्टिंग के साथ में बिल्कुल सामंजस्य है उनका। तो ये 2 चीज़ें मैं लेता हूँ। नहीं तो जब तक मैं खा सकता हूँ वो 2-2:30 बजे तक, उस समय तक मैं मसाला चाय अदरक के साथ में और अदरक कूट के, मतलब हाँ बिल्कुल कूट के, मतलब मसाला चाय मुझे बहुत पसंद है। कम दूध हाँ, दूध ज़्यादा दूध नहीं होनी चाहिए, फिर चाय का मज़ा चला जाता है। तो कड़क चाय, हाँ कड़क चाय पीना मुझे बहुत पसंद है। आपके बाबूजी ने आपका नाम मनोज कुमार एक्टर के नाम पे रखा क्योंकि वो उसके एक्टर के थे? हाँ, मनोज जी के नाम पे रखा था। और मैं मनोज कुमार जी से जब भी मिला तो मैंने उनको यही बोला, और बहुत आशीर्वाद भी दिया उन्होंने। लेकिन बाबूजी ने नाम तो जब रखा था तब शायद मैं अकेला ही मनोज था बिहार में, लेकिन उसके बाद इतने मनोज हुए कि आज मनोज पंचर वाला, मनोज चंपारण मीट वाला, मनोज लिट्टी वाला, मनोज होशियरी, मनोज क्लॉथ मर्चेंट, है ना, मनोज पान वाला। तो आपको बहुत मनोज मिलेगा। क्योंकि मनोज वाजपेयी तो एक ही है। वो तो ठीक है, मनोज नाम बहुत कॉमन है बिहार में। आपकी फिल्म के बारे में बात करते हैं, जो भैया जी फिल्म आ रही है, आपकी वाइफ ने इसको प्रोड्यूस किया है, इसमें आपकी रॉबिन हुड इमेज है। उसको कहते हैं कि मतलब वो विलन बोलता है तो वो क्या रॉबिन हुड है, तो उसका पंडित बोलता है रॉबिन हुड नहीं है, उसका बाप है वो। तो एक ऐसा आदमी है जो समाज और गांव और परिवार को साथ लेके चलता है, और सबका कल्याण करने वाला फैमिली मैन है। लेकिन जब उसका पास्ट है जी, वो उतना ही भयावह भी है उस आदमी का। अब वो उस पास्ट में वापस नहीं जाना चाहता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जहां पे वो क्या पास्ट पे जाएगा या नहीं जाएगा, ये आपको फिल्म देखनी पड़ेगी।
तो ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी? थिएटर्स में 24 तारीख को थिएटर्स 24 में तारीख। जी 24 तारीख को थिएटर्स में रिलीज हो रही है और बहुत ही बड़े स्तर पे रिलीज हो रही तो है। आपकी वाइफ आप पे शी वाज काइंड एनफ एज अ प्रोड्यूसर? वो और she was strict? नहीं, शबाना जो है वो क्या है उनका कि वो सारे सवाल मेरे ऊपर ही खड़ा करती हैं। अच्छा, इतने पैसे क्यों लेते हो? मैंने अरे भाई मैं बाकी जगह भी। नहीं, इस फिल्म में आपने पैसे कहाँ लिए होंगे? जी, मतलब इस फिल्म में और जब उनको मैं हमेशा कहता हूँ इस फिल्म में देखो मैंने मेरे पैसे तुम लोगों ने कितने घटा दिए। तो इस तरह की जद्दोजहद और विवाद चलता रहता है परिवार में। तो इस बार पैसे कहाँ लिए होंगे आपने? वाइफ से कौन पैसे ले रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं भाई, अपनी कंपनी में मैं एक्टर हूँ जी, वो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है जी। एक घर से निकल के दूसरे घर में जाने ऐसा भी नहीं है, आजकल की आधुनिक महिलाएं ऐसे नहीं मानती हैं। जी। तो एक बात बताइए, जो मुझे समझ आ रहा है आपको गिर के खड़े होने में मजा आता है? बहुत मजा आता है मुझे, और मुझे सबसे मजा आता है जब मैं गिरूं और आसपास वाले कहना शुरू कर दें कि अब वो खत्म हो गया, तो मुझे बड़ा मजा आता है। क्योंकि मुझे प्रोफेशनल करियर में भी वो दौर आया? बहुत सारे एक बार नहीं आया। अगर आप मेरे पूरे की पूरी आप मेरा पूरा जो जीवन चरित्र देखें हाँ, तो आपको पता चलेगा कि ये कई बार खत्म हुआ है। एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, आपकी सत्य आई, एक हाई पॉइंट आया, और मैं बताऊं मैं बिल्कुल फिल्मों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता, लेकिन ये जो क्योंकि मैंने आपको देखा जितना समझा, सत्य आई आपका एक हाई पॉइंट आया जी, फिर आपका एक लो पॉइंट आया, राजनीति आई आपका जबरदस्त हाई पॉइंट आया, आपने शानदार काम किया, उसके बाद फिर थम गया जी, फिर तो उसके बाद फिर एक उठान आया, फिर सत्यमेव जयते सुपर हिट हुई तो थोड़ा उठान आया, वहां से जो सत्यमेव जयते और बाकी फैमिली मैन, फिर उसके बाद सत्यमेव जयते के बाद फैमिली मैन आ गई। तो उस समय से चीजें जो है अपना ठीक ठाक चल रही। पर एक टाइम था आपके पास भी काम नहीं था? बिल्कुल ही नहीं था, बिल्कुल ही नहीं। सुबह उठ कर कहते थे मनोज बाजपेयी एक्टर बहुत बढ़िया है। हाँ एक्टर बहुत बढ़िया है, लेकिन यार फिल्में नहीं चली इसकी, फिल्में बहुत गलत चूज कर। तो होता है कि जब चीज़ें चलती नहीं हैं तो उसमें मीन में निकालने वाले तो आ ही जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग मुझे, क्योंकि मैंने अटल जी को भी कवर कराया, वो अटल बिहारी वाजपेयी को, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में एक बार ही बोला था कि ये सब लोग बोलते हैं कि बीजेपी पार्टी खराब है लेकिन वाजपेयी बहुत अच्छा है। बोले ये अच्छे वाजपेयी का तुम क्या कर रहे हो, मतलब उनको कोई प्रधानमंत्री बनने नहीं दे रहा था। तो मनोज वाजपेयी एक्टर बहुत अच्छा है लेकिन कोई फिल्म नहीं दे रहा, कोई फिल्म नहीं दे रहा, कोई काम नहीं दे रहा। हाँ, तो वो ये एक मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सत्या के बाद इंडस्ट्री तो सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन इंडस्ट्री को पता ही नहीं था कि इस आदमी का करना क्या है। ना ये विलन लगता है, ना हीरो लगता है। अच्छा, एक बॉलीवुड के अंदर कोई बड़ा एक्टर छोटा एक्टर होता है? हाँ, होता है ना सर, बड़ा स्टार और छोटा स्टार और छोटा एक्टर होता है। अच्छा, बड़ा स्टार और बाकी एक्टर होते हैं। तो बड़ा स्टार जो है वो एक डिफरेंस है, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर होता है जी, बाकी सब जो है इधर उधर की मिनिस्ट्री मिली होती है। लेकिन ओटीटी ने तो सब बराबर कर दिया है मामला। देखिए ऐसा पब्लिक को तो लगने लग गया है। हाँ। और मैं ये कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन रियलाइज कर रहा हूँ कि मुझे लगता है राजेश खन्ना जी बहुत बड़े सुपरस्टार रहे, अमिताभ बच्चन साहब सुपरस्टार रहे, सुपरस्टार रहे, शाहरुख खान बहुत बड़े एक्टर रहे, सलमान खान बहुत बड़े एक्टर रहे, अक्षय कुमार अच्छे एक्टर, ऐसा नहीं है मतलब। लेकिन अब वो सुपरस्टारडम मुझे नहीं लगता, शायद आप सही कह रहे हो कि अब जो स्टार्स बनेंगे वो सुपरस्टारडम को शायद नहीं देख पाए जो बाकियों ने देखा, क्योंकि उसका सीधा सा है कि अब इतने सारे एवेन्यूज़ आ गए एंटरटेनमेंट के कि छोटे बड़े थोड़े स्टार हर एवेन्यूज़ पे आ गए। कोई यूट्यूब स्टार है, कोई टिकटॉक स्टार है, कोई इंस्टाग्राम स्टार है, कोई फेसबुक स्टार, तो कोई रियलिटी शो का स्टार है, और सबको तवज्जो, सबको कैमरास जो हैं चेस कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हुई। OTT पे इतने लोगों को काम मिल रहा है और वो घरों घर तक लोगों तक पहुंचे हैं। जो अच्छा काम भी OTT पे एक काम जो पॉपुलर होता है, आप यकीन नहीं कर सकते हैं कितने लोग उसको देखते हैं, जो थिएटर जो है या सिनेमा जो है थिएटर में, वो उसको सोच भी नहीं सकता है। एक टाइम होता था छोटा पर्दा बड़ा पर्दा, जी, मतलब डिफरेंशिएट किया जाता था टीवी, और इस बात को बिल्कुल फैक्चुअली टीवी एक्टर्स को दे वर लुक डाउन। बिल्कुल, लेकिन आज के तारीख में जैसे एवरी बिग स्टार इज ऑन टीवी, या एवरी बिग स्टार इज ऑन OTT, एवरी बिग स्टार इज ऑन सोशल मीडिया। अभी वो समय बदल गया। अभी OTT ने
अच्छा, आपको रियलाइज होता है कि ओटीटी ने आपको एक मतलब मुकाम एक नए स्टारडम पे पहुंचा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि व्हाई नॉट, ये फैमिली मैन प्लस उसके बाद जितने काम किए मैंने लगातार, जो मेरी फिल्मों को लोगों ने देखा, सीरीज़ को देखा, जो सारे सक्सेसफुल हुए, उसके कारण मैं घरों घरों तक पहुंचा। डायल 100, साइलेंस 2, ये आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ओवरसीज, मैं कहीं भी जाता हूँ, सब न सिर्फ ये वाला काम लोगों ने देखा है, बल्कि पीछे जाकर मेरे काम को ढूंढ ढूंढ के देख रहे हैं। आजकल का माहौल आपको कैसे दिख रहा है? कैसे दिख रहा है मतलब इसका मतलब क्या? मतलब क्या दिख रहा है? चुनावों के अंदर कुछ दिख रहा है आपको? कुछ महसूस हो रहा है? ये कमाल का चुनाव हो रहा है। कमाल का चुनाव हो रहा है। यहाँ पे जो जनता है ना, बोल ही नहीं रही है। बोल ही नहीं रही है, एक्शन कर रही है सीधा। वो क्या एक्शन करेगी? नहीं, वोटिंग परसेंटेज देख कर आपको लगता है कि एक्शन भी नहीं हो रहा है? ये तो आपको लगता है वोट डालना चाहिए जरूर। देखिए, वो तो प्रजातंत्र का पर्व है, वोट देंगे तभी ये जिंदा रहेगा। 5 साल में ये समय आता है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज अगर नीचे जा रही तो उसका कारण क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ये तो पार्टियों को भी समझ नहीं आ रहा है। सब पार्टियां अपनी तरफ मोड़ लेती हैं। क्या ये तापमान है या फिर कुछ और कारण है? क्या है ये तो मैं नहीं जानता, मैं ग्राउंड पे काम करता नहीं हूँ, मैं तो आप ही लोगों के प्रोग्राम को देखता हूँ और ये बातें सब सोचने समझने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, आखिर में ये एक रैपिड फायर राउंड है। हाँ, तो कुछ सवाल आपसे मैं पूछूंगा। राम गोपाल वर्मा या अनुराग कश्यप? राम गोपाल वर्मा। गैंग्स ऑफ वसेपुर या फिर सत्या? सत्या। कोंकणा सेन शर्मा या तब्बू? तब्बू मेरी दोस्त है, तो आई विल गो विद तब्बू। अच्छा, आज के युग में रणवीर सिंह, रणबीर कपूर या पंकज त्रिपाठी? पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी। मैं नेताओं का किसी का नाम नहीं लूंगा। नहीं, चुनाव का माहौल है, देखो आचार संहिता लगी हुई है। मैं तो नेता का नाम ही नहीं लूंगा, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको आजादी के बाद कौन सा नेता आपको इन्फ्लुएंस करता है, आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री भी रहा हो, कौन सा ऐसा नेता जिसको आपको लगता हो कि हाँ यार ये इस बंदे में दम था? अब प्रधानमंत्री ना भी रहे हो तभी चलेगा। तभी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति? जी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और हमारे इलाके से आते हैं जी। एक अलग तरीके का मैं कनेक्शन देखता हूँ, और जिस तरीके से उनके कारण उस इलाके को जो महत्व मिला, जो राष्ट्रीय पटल पे उसका नाम हुआ उस क्षेत्र का, ये उनके कारण ही हुआ। और बड़े अनुशासन वाले आदमी थे, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। तो हम जब बड़े हो रहे थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हमें कहा जाता था कि पढ़ो, हमें बोला जाता था कि इनके बारे में जानो, क्योंकि हमारे इलाके से, हमारे क्षेत्र से एक महापुरुष पर पैदा हुआ था। जी। 2021 का साल आपके लिए कठिन साल था जी, और आपके पिता दुनिया छोड़ के चले गए थे और तब आप उनके पास नहीं थे। आपको फोन क्यों करना पड़ा था उन्हें? मेरी छोटी बहन ने कहा, क्योंकि मैं आता था दिल्ली और जाता था, तो और एक समय आया जब मेरे पिताजी पूरे जिसे कहें कोमा भी नहीं तो पूरे तरीके से बेहोशी की हालत में थे, और डॉक्टर ने भी कह दिया था कि भाई सब कुछ तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये हालत है, तो हमें लगता है कि अब ये इनका जीवन जो है अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ये कभी भी जा सकते हैं। ये करते करते काफ़ी महीने गुजर गए। अच्छा। और बहुत तकलीफ़ में थे वो, तो पूरा परिवार उनसे जाके बोलता था कि आप जो है शरीर छोड़ दीजिए, आप किस मोह माया में हैं, वो जबकि वो बेहोशी में थे, और तब भी कुछ नहीं हो पा था। मैं आता था, फिर 2 दिन में चला जाता था और वापस शूटिंग पे, किलर सूप की शूटिंग कर रहा था मैं, कोच्चि से करीब 4 घंटे दूर। तब मेरी बहन को अचानक ऐसा लगा, छोटी बहन को, कि मेरे पिताजी मेरे बहुत करीब थे, तो उनको लगा कि शायद ये मनोज भैया के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया आप इनको बोलिए, हम सब लोग बोलते हैं कि इतनी तकलीफ़ में हैं, अब ये शरीर छोड़ दें, क्योंकि हम लोगों से तकलीफ़ इनका देखा नहीं जा रहा है, और कुछ सालों से वो तकलीफ़ में थे। तब उन्होंने मुझे फ़ोन दिया और मुझे बोलना पड़ा मैं अपने पिता को कि आप अच्छे पिता थे, आप अच्छे बेटे थे, आप अच्छे दोस्त रहे, अच्छे पति रहे, आपने सब कुछ किया हम लोगों के लिए, आप अब ये शरीर छोड़ दो, अब ये मेरे ख्याल से अब आपका समय यहाँ पूरा हो चुका है,
जो भी मोह माया है आप उसको छोड़िए, आगे का शरीर आपका इंतज़ार कर रहा है। और मैं अगले दिन सुबह मैं मेडिटेशन के लिए सुबह 4 साढ़े चार बजे या 5 बजे मैं बैठा और मेरा फ़ोन वाइब्रेशन पे था, तो वाइब्रेट करना शुरू हुआ और सुबह का समय था, 4:45 बजे का। और मुझे ये एहसास था कि इस समय कोई फ़ोन नहीं करता है मुझे। पता नहीं क्या हुआ कि मैंने मेडिटेशन छोड़ दिया और मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो मेरा छोटा भाई वो फ़ोन कर रहा था। मुझे एहसास हो गया, मैंने फ़ोन उठाया तो उसने कहा मनोज भैया निकल जाइए। मैंने कहा गए? तो उसने कहा हाँ बाबूजी चले गए। आपकी बात मान ली। हाँ मेरे लिए बड़ा कठिन, मैं उस वाक्य को ज़्यादा बात नहीं कर सकता, बड़ी परेशानी होती है। हाँ मुझे भी बहुत, जब मैं आप बता रहे हो तो मैं खुद बहुत ज़्यादा जी, जिसे कहते हैं, मेरे पास भी जी अगला क्या पूछना है शायद मैं भूल गया हूँ, ब्लैकआउट जिसे कहते हैं, वो इस तरह का हो जाता है। मेरा असिस्टेंट था जो वैन में था जब मैं उनको बोल रहा था, और मैंने अपने असिस्टेंट को दूर देखा तो मेरी बातचीत सुन रहा था और वहाँ पे वो ज़मीन पे बैठ करके दहाड़े मार के रो रहा था मेरी सिर्फ बात सुन करके। लेकिन चूंकि मैं बोल रहा था और मैं पूरी ईमानदारी से बोल रहा था और मैं बाबूजी की तकलीफ़ को सोच के बोल रहा था, तो मैं उतना डिस्टर्ब नहीं था। मैं सिर्फ था कि ये किसी तरह से अब इस तकलीफ़ का अंत हो, इनका ये चले जाए। उस समय मुझे नहीं लगा था कि उनके जाने के बाद मैं कई सालों तक उनको मिस करूँगा। और जब भी आप मित्र लोग जो है बोलते हो वाकया, तो मेरे लिए बड़ी तकलीफ हो जाती है। जी जी। अच्छा, आमिर खान या शाहरुख खान? दोनों, मतलब शाहरुख ऐसे, मतलब उसको जानता हूँ मैं, थोड़ा बहुत जानता हूँ। मतलब हम लोग एक दूसरे को के साथ में 1-1.5 साल रहे थे थिएटर ग्रुप में, तो जाहिर सी बात है कि मैं उसी का नाम लूँगा। जी चलिए, आपने हमें इतना समय दिया और काफ़ी दिल की बात करी, और मुझे भी उम्मीद है कि आपने भी मुझे अक्सर बड़ी हार्ड न्यूज़ पढ़ते हुए देखा होगा। इस तरह का संवाद हमेशा डर लग रहा था कि अभी राजनीति वाली बात अमीश करेंगे और मैं इस अंधेरे में गायब हो जाऊंगा। आज के युग का आपको कोई नेता पसंद नहीं है? यार आज के युग में दिक्कत क्या है ना कि जैसे ही आप पसंद करना शुरू करते हो फिर वो अगले दिन जो है वो निराश कर देता है। हर नेता के साथ यही होता है। तो इसीलिए मैंने, अब राजनीति, आप लोग पूछते हो ना राजनीति में जाओगे कि नहीं जाऊँ, मैं कहता नहीं जाना है मुझे। अब किसी ने राज्यसभा दी तो क्या करोगे? क्या करूँगा? मना कर दूँगा। हाँ मतलब यार देखो यार भैया, मैं तो सोच रहा हूँ कि अपने 10 साल 12 साल के बाद काम कम करके मैं ऋषिकेश में घर लूँ और वहाँ पे अध्यात्म में को अपना समय दूँ, है ना। मेरी बड़ी इच्छा है, दिली इच्छा है कि मेरा जीवन समर्पित हो अध्यात्म की तरफ। देखते हैं आगे क्या होता है भविष्य। आप लिखते भी हैं? थोड़ा बहुत। कुछ लिखा, कुछ थोड़ा बहुत, कुछ बोलना चाहेंगे या कुछ ऐसा कुछ लिखा नहीं कि मैं बोलना चाहूँ, लेकिन वो जो लिखता हूँ मैं वो बड़ा व्यक्तिगत होता है। वो सब चीज़ें कुछ मन में हो जिसको आप आखिर में बोलना चाहें हमारे दर्शकों के लिए? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि चुनाव का माहौल है, मैं आपको खुश कर देता हूँ। चुनाव का माहौल है, 5 साल के लिए जो भी नेता चुनिए ऐसा चुनिए जो आपकी सोचता हो और जो इस देश के लोगों के बारे में सोचता हो, और एक ऐसा देश बनाए जो इस विश्व में सबसे शांति प्रिय हो, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबको साथ लेके चले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आने के लिए, और आपके साथ बात करके एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए भी। और आप बहुत बहुत मेहनती, बहुत बहुत काबिल व्यक्ति हैं, और ईश्वर आपकी रक्षा हमेशा करता रहे। आपके लिए भी मैं यही दुआ करता हूं, और मैं आपसे कहूँगा आप सब परिवार और पूरे दोस्तों के साथ भैया जी 24 मई को जरूर जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी फिल्म हो और लोगों को बोलना पड़े देखने के लिए, देखिए आप जो है वो एक कल्ट एक्टर हैं, और मैं सामान्य तौर पे नहीं बोलता, इसलिए बोलो आप हैं। थैंक यू। इसलिए अब जब व्यक्ति अच्छा हो तो उसको थोड़ी तारीफ स्वीकार करनी चाहिए। नहीं, मैं स्वीकार कर रहा हूँ सर, मैं सर झुका के स्वीकार कर रहा हूँ जी। और आपकी फिल्म अच्छी चले जी, थैंक यू। देखिए 24 मई को आपका नतीजा आएगा, 4 जून को नेताओं का नतीजा आएगा, तो दोनों का इंतजार है। चलिए, तो फिलहाल आपका धन्यवाद आपका समय देने के लिए हमें।
धन्यवाद, थैंक यू।